जो फॉर्मर व्हाइट हाउस इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो पता है क्या कह रहे हैं? वो बता रहे हैं कि जो यूएस डेट का आउटलुक है वो इतना डायर है, मतलब इतना खराब है कि वो रिजेंबल करता है स्टूडेंट लोन क्राइसिस। एम्पायर कैसे कोलैप्स करेगी? सबसे पहले तो इजराइल गिरेगा। क्या हो सकता है नया वर्ल्ड ऑर्डर? तो ये जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर है इसी को खत्म कर रहे हैं अपनी हरकतों से। अमेरिका एक एम्पायर है, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर होती थी। इफ एनीथिंग हम तो कह सकते हैं कि अमेरिकन एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर का एक एक्सटेंशन ही है। पहले तो ब्रिटिशर्स आए अमेरिका में, वहां पे जितने भी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, जिनको नेटिव अमेरिकन कहा जाता था, उनको खत्म कर दिया, एक्चुअली जेनोसाइड ही किया। फिर उसके बाद वेस्टवर्ड एक्सपैंड करते करते आज हालात ये हैं कि 750 मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के 80 कंट्रीज में। अगर अब इसे एम्पायर नहीं कहें तो क्या कहें? एम्पायर बनने के लिए एक और बहुत अहम चीज होनी चाहिए। आपकी जो करेंसी है वो वर्ल्ड की करेंसी होनी चाहिए, वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी होनी चाहिए, जैसे कि है यूएस डॉलर। जितना भी क्रूड ऑयल है हमारे दुनिया में वो यूएस डॉलर में ही ट्रेड होता है। इसको एक और नाम दिया जाता है पेट्रो डॉलर। किसी भी समझदार इंसान से बात करेंगे तो आपको बता देगा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े गुंडे होते हैं। मतलब आप इमेजिन करो ऐसा देश जहां पे डिस्कस हो रहा है उनके पेंटागन में, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री में कि हम कू करा देते हैं, 7 देशों को निपटा देते हैं 5 सालों में। So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, "I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." I said, "Is it classified?" He said, "Yes, sir." I said, "Well, don't show it to me." जो डोनाल्ड ट्रंप है आज के डेट में, वो दुनिया के थानेदार ही तो बनना चाहते हैं। एटलीस्ट वो चाहते तो हैं, कितना कर पा रहे हैं कि नहीं आगे डिस्कस करते हैं। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा एम्पायर कैसे बना? वर्ल्ड वॉर 2 का सोचिए। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तब जितने भी देश थे आपस में जो एक्टिवली लड़ रहे थे, उसमें एक ही देश ऐसा था जिसने अपने जमीन पर लड़ाई नहीं करी, आज तक नहीं करी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जिसमें यह तय हुआ कि अब दुनिया की रिजर्व करेंसी बनेगी यूएस डॉलर। फिर उसके बाद आया एरा कोल्ड वॉर का, जिसमें 2 ग्रेट पावर थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन। 1991 में सोवियत यूनियन ही कोलैप्स कर जाती है। उस टाइम पे अमेरिका को लगा बस अब तो हमारे पास है खुली छूट। क्या क्या उन्होंने वॉर क्राइम्स तब करने चालू करे, चाहे युगोस्लाविया की बॉम्बिंग हो या आज के डेट में और इतने सालों से जो चल रहे हैं नेवर एंडिंग वॉर्स मिडिल ईस्ट में। ये जो एम्पायर है ना, ये एक्चुअली बनी ही वॉर्स से है, इसीलिए ये अब वॉर मशीन ही बन गई है। पर सवाल ये है कि कब तक ऐसे एम्पायर कंटिन्यू कर सकती है? अगर आप एक सिंपल चीज सोचो, जो अमेरिका है उसको बनाए तो इमिग्रेंट्स नहीं है। वो तो चाहते थे कि हाँ जाओ, आ जाओ और इमिग्रेंट्स आ जाओ और इमिग्रेंट्स आ जाओ। पर आज के डेट में क्या हो रहा है? एकदम उल्टा हो रहा है। वो कह रहे हैं जाओ, निकलो यहां से। ये बताता है कि एम्पायर में सारी चीजें एकदम रोजी नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया नहीं चल रहा। प्लस नेवर एंडिंग वॉर्स ने एक टोल ले लिया है इकोनॉमी पर। वैसे तो उनको लगता है कि हमारी करेंसी है, हम जितनी चाहे छाप लें, पर दुनिया ऐसे तो चलती नहीं है। रे डालियो हैं फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेज फंड, एंड इस बुक के ऑथर हैं जो इतने अच्छे से बताता है सारे कॉन्सेप्ट एम्पायर के, कि कैसे ये एम्पायर बढ़ती है और उसके बाद कैसे एम्पायर गिरती है। वैसे तो मैंने बुक पढ़ी हुई है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप भी पढ़ें। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो उनके ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के बेसिस पे ये पर्टिकुलर वीडियो भी हमारा यूकुड से इंस्पायर्ड है। अगर आप अमेरिका की सोचो तो आप क्या सोचते हो? हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा टेक डेवलपमेंट, यूएस मतलब एकदम टेक जायंट्स, न्यूयॉर्क कंसिडर्ड टू बी द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये पहले होता था लंदन। और ये 2 और चीजों से कोइंसाइड करता है। सबसे पहले तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिलिट्री, क्योंकि अगर आपके पास मिलिट्री पावर नहीं है तो आप जाके एक्सर्ट नहीं कर सकते, बाकी देशों से वो चीजें नहीं करवा सकते जो आप चाहते हो कि वो करें बाय फोर्स। और एक और चीज जो हमने पहले बात की वो है यूएस डॉलर। अगर आपके पास यूएस डॉलर है जो पूरी दुनिया में चलता है, ऑयल ही इसी से ट्रेड होता है, तो आप दुनिया पे सैंक्शन लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएस ने ईरान को सैंक्शन किया हुआ है कि भाई आप अपना ऑयल ही नहीं बेच पाओगे। और अगर कोई देश गलती से भी सोच ले कि डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में ट्रेड कर लूं, तो आप देख लो, एग्जाम्पल आपके सामने है। इराक में सद्दाम हुसैन ने कोशिश की थी यूरो में ट्रेड करने की, क्या हाल किया उसका। उसके बाद लिबिया में गद्दाफी ने कोशिश की थी कि वो जो ऑयल है वो गोल्ड बैक्ड करेंसी में ट्रेड कर लेगा, उसका भी क्या हाल किया वो भी देख लीजिए। ऐसा वैसे लगता नहीं है देख के कि ये अमेरिकन एम्पायर कभी कोलैप्स कर सकती है, पर जब ब्रिटिशर्स भी यहाँ इंडिया में थे तब किसने सोचा था कि ये ग्रैंड ब्रिटिश एम्पायर, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ये
कोलैप्स कर सकता है। एंड उस टाइम पे जो उनकी करेंसी है पाउंड, वो थी रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले थी डच एम्पायर, उससे और पहले सोचो तो स्पेनिश एम्पायर, उससे और भी पीछे चले जाओ तो आप पहुंच जाओगे रोमन एम्पायर तक। तो सबसे पहले ये सुनिए कि रे डालियो क्या बताते हैं कि एम्पायर्स कैसे गिरती हैं। Let's now look at the typical sequence of events going on inside a country that produces these rises and declines. In a nutshell, the big cycle typically begins after a major conflict, often a war, establishes the new leading power and the new world order. Because no one wants to challenge this power, a period of peace and prosperity typically follows. As people get used to this peace and prosperity, they increasingly bet on it continuing. They borrow money to do that, which eventually leads to a financial bubble. The empire's share of trade grows, and when most transactions are conducted in its currency, it becomes a reserve currency, which leads to even more borrowing. At the same time, this increased prosperity distributes wealth unevenly, so the wealth gap typically grows between the rich haves and the poor have-nots. Eventually, the financial bubble bursts, which leads to the printing of money and increased internal conflict between the rich and the poor, which leads to some form of revolution to redistribute wealth. This can happen peacefully or as a civil war. While the empire struggles with this internal conflict, its power diminishes relative to external rival powers on the rise. When a new rising power gets strong enough to compete with the dominant power that is having domestic breakdowns, external conflicts, most typically wars, take place. Out of these internal and external wars come new winners and losers. Then the winners get together to create the new world order. And the cycle begins again. वो एक्सप्लेन करते हैं कि जितनी भी एम्पायर्स हैं उनकी ये पर्टिकुलर साइकिल होती है, ऐसे ऊपर जाती हैं और इस तरीके से नीचे आती हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला स्टेज है साइकिल का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो इस केस में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो उसके बाद आती है पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोडक्टिविटी। कोई ऐसा लगता ही नहीं कि कोई इस एम्पायर को चैलेंज कर सकता है, तो लोग लेवरेज करते हैं और बोरो करते हैं, लोन निकालते हैं और बेट करते हैं कि ये इकोनॉमी और प्रॉस्पर करेगी। जब इतना ज़्यादा लोन हो जाता है सिस्टम में तो आता है फाइनेंशियल बबल और एक वेल्थ गैप। फॉर एग्जांपल जो मॉर्गेज क्राइसिस हुआ था वो यही तो हुआ था, एक फाइनेंशियल बबल ही था। एंड उससे निकलने के लिए फिर क्या करना पड़ा अमेरिका को, और पैसे प्रिंट करने पड़े, जिससे वेल्थ गैप और इंक्रीज हो गया। क्योंकि आप देखिए, जब सरकार प्रिंट करती है पैसे और वो देती है इंडस्ट्रीज को, बैंक्स को, कि वो जाके ये लोगों को लोन दे ताकि कुछ इंडस्ट्री चले, बिजनेस चले, वो लोग ऐसा करते नहीं है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो क्या करती है, उस पैसे का शेयर्स बायबैक कर लेती है या एज डिविडेंड दे देती है। तो अमीर अमीर होते जाते हैं और जो गरीब है उनके पास एक्चुअली वो सब पैसा पहुंचता नहीं है। अब ये सब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, हमारे इंडिया में तो कितना ही हो रहा है। जब कोविड आया तो उससे ये प्रोसेस और एक्सेलरेट हो गया। शुरू में तो जो गरीब लोग थे उनके पास पैसे पहुंचे ताकि स्पेंडिंग पावर बन सके, पर उसके बाद जो हुआ, मनी इतना ज्यादा प्रिंट हुआ और आप देख लो कोविड के बाद से जो स्टॉक मार्केट है वो कितना ऊपर गया। एंड स्टॉक मार्केट में पैसा कौन लगाता है, अमीर ही तो लगाते हैं। फिर इसके बाद रे डालियो एक्सप्लेन करते हैं कि जब वेल्थ गैप इतना ज्यादा बढ़ जाता है उसके बाद आता है रेवोल्यूशन, क्योंकि जो अंदर लोग हैं उनको लगता है कि भाई हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। और अमेरिका में ये एग्जैक्ट यही चीज हो रही है कि जो अमीर है इतने ज्यादा अमीर हो गए हैं, वेल्थ डिवाइड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो अब प्रॉब्लम होने लगी है। उसके अलावा अमेरिका जो है फॉरएवर वॉर्स में रहता है। अब इसका भी एक रीज़न है क्यों फॉरएवर वॉर्स में रहता है, क्योंकि उससे जो अमीर है उनको फ़ायदा होता है। आप इसराइल का ही एग्जाम्पल ले लो, इसराइल के पास जितनी भी एड जाती है, या यूक्रेन ले लो फॉर दैट मैटर, जितने भी इनके पास एड जाती है वेपन्स खरीदने के लिए, वो कहाँ आती है, किन लोगों के पास आती है, जितने भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके पास आती है। इसराइल का एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी सेटलमेंट्स हैं जो बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अमेरिकन फाइनेंसर्स का ही हाथ है। एक और इंडस्ट्री जो इससे बहुत प्रॉफिट करती है वो है ऑयल कंपनीज। ये जहाँ भी जाते हैं, जिस भी कंट्री को इन्वेड करते हैं, तो वहाँ की जितनी भी ऑयल फील्ड्स होती है कौन ऑपरेट करता है, वहाँ की ऑयल कंपनीज। और असलियत तो ये है कि इससे जो वहाँ के एलीट हैं, जो अमीर है, उनको फायदा होता है। जो कॉमन मैन है उसको क्या फायदा हो रहा है इससे? भाई बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं हो रहा। उसको क्या बहुत सब्सिडाइज मिल रहा है ऑयल? बिल्कुल भी नहीं। एंड इनफैक्ट मोस्ट अमेरिकन अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से अग्री ही नहीं करते हैं।
जब ये वेल्थ गैप और बढ़ता जाता है तब वो बताते हैं रे डालियो के एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जिससे एक रेवोल्यूशन हो सकता है, जैसा कि एग्जैक्टली फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम हुआ था। जब ऐसे रेवोल्यूशन की बारी आती है तब बहुत सारे अमीर लोग अपना पैसा लेके बाहर निकलने लगते हैं, जैसा कि अमेरिका में आज के डेट में हो ही रहा है। एंड वेल्थ गैप वहां पे इतना ज्यादा है कि आप ये देखो, ये है न्यूयॉर्क की एक क्लिप। जब वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जो मॉर्गेज क्राइसिस था, उसके बाद जितने अमीर लोग थे जिन्होंने एक्चुअली डिफॉल्ट किया था, वहां के बैंक्स, उनको तो बेल आउट कर दिया सरकार ने। एंड देखिए यहाँ पे, ये आई बिलीव ये वॉल स्ट्रीट की ही क्लिप है, जो अमीर लोग हैं कैसे शैंपेन पी रहे हैं ऊपर, और जो बेचारे, जो लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गए हैं, जिनके लिए अब रहना ही मुश्किल हो गया है, अनअफोर्डेबल हो गया है, वो बेचारे नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जितने भी अमीर लोग हैं अपने बैल्कनी से देख रहे हैं, शैंपेन पीते पीते उन्हीं का मजाक उड़ा रहे हैं। जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो है वेल्थ गैप का, कि वेल्थ गैप इतना ज्यादा होगा कि रेवोल्यूशन होगा। अब आइए कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं। ये देखिए, जो वहां पे अल्ट्रा वेल्दी हैं अमेरिका में, वो ओन करते हैं हाफ ऑफ द स्टॉक मार्केट। ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ये हमें बताता है कि जो वहां के सबसे अमीर है 1%, वो मोर देन हाफ ऑफ स्टॉक ओन करते हैं। एंड जितना भी डेट है वहां पे पूरा सिस्टम में, उसका लेस देन 5% ये अमीर ओन करते हैं। ये पर्टिकुलर स्थिति है। कैपिटलिज्म इतना ज्यादा हावी हो गया है अमेरिका में कि जो वहां के 0.01% है वो अपना फेयर शेयर ऑफ टैक्स देते ही नहीं है। इनफैक्ट ऐसी काफी चीज तो आपको इंडिया में भी देखने को मिल रही है, जहां पे हमारे यहाँ पे जो इंडिविजुअल एक टैक्स पे करता है, दैट इज मच मोर देन कॉर्पोरेट टैक्सेशन। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो अल्ट्रा वेल्दी लोग हैं वो सबसे कम टैक्स पे कर रहे हैं। एंड ये काफ़ी हाईलाइट हुआ था मामला अभी, जब जेफ बेजोस जो फाउंडर है अमेजोन के, उन्होंने इटली में कहीं जाके शादी की थी, तो ये पॉइंट बहुत आया था कि ये आदमी एक्चुअली टैक्स ही कितने पे करता है, एंड जितने ज़्यादा कमाओगे उतना टैक्स पे करना चाहिए, पर वहाँ पे ऐसा नहीं है। लूप होल्स बना रखे हैं जिसके थ्रू वेल्दी लोग और वेल्दी होते जाते हैं। एंड ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है अमेरिका में। एंड इसीलिए ये जो पर्टिकुलर बिग बिल आया था, ये जो ग्रेट बिल बता रहा है ट्रंप, जो अभी पास हुआ है रिसेंटली, उसमें क्या है? उसमें ये है कि भाई जो मेडिकेयर है वो कट होगा, जो टैक्स है मिडिल क्लास को वो बढ़ेगा, डिफेंस स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, जबकि वो तो कह रहा था कि हम वॉर्स कम करेंगे, टैक्स जो रिच हैं उनको और भी कम टैक्स किया जाएगा। एंड ये पूरी कथा आगे बढ़ते जा रही है, इससे एक्चुअली वेल्थ और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड, लोग बताते हैं कुछ पर एक्चुअली है उसका पूरा उल्टा। आप यूएस और चाइना को ही कंपेयर कर लो। चाइना के बारे में क्या बताते हैं, वहाँ पे तो बहुत ही अमीर हैं और फिर बहुत ही गरीब लोग हैं जिन लोग को पता नहीं रहता, वो बताते ही नहीं कि वहाँ पे एक्चुअली मिडिल क्लास भी है। अगर आप ये पर्टिकुलर फिगर देखोगे तो यू विल फाइंड कि 65% जो पॉपुलेशन है चाइना की, ये 2019 का फिगर है, वो काफ़ी वेल्थ होल्ड करती है। एंड इनफैक्ट अमेरिका में ऐसा है नहीं। एंड जो चाइना में एकदम अल्ट्रा वेल्दी लोग हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। साथ ही साथ अमेरिका में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, आप कोई भी अमेरिकन मीडिया का चैनल देख लो या कोई भी थोड़े भी जानकार लोग हो, आपको बताएंगे वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेट क्राइसिस। ये रे डालियो बताते हैं बहुत ही बड़ा कंसर्न हो जाता है, बिकॉज अमेरिका को लगता है हमारी करेंसी चलती है पूरी दुनिया में तो हम जितना चाहे छाप लें, इसलिए तो उनको कोई चिंता नहीं होती। हाँ, इतनी मिसाइल भेजनी है भेज दो, ये कर दो वो कर दो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अपनी करेंसी है, छापना है छाप लो, कोई बात नहीं। पर ऐसा नहीं है कि कभी अंत नहीं हो सकता। आज के डेट में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो टोटल डेट है वो है $37 ट्रिलियन। एडिटर, कितने जीरो होते हैं ट्रिलियन में, जरा दिखा दो सबको। ये एक और फन फैक्ट, वहां पे जो सिर्फ ब्याज देते हैं, सिर्फ ब्याज, वो है $1 ट्रिलियन। और आपको पता है इंडिया का टोटल बजट ही कितना था अभी, लेटेस्ट बजट $600 बिलियन। तो हमारे से कई ज्यादा तो वो ब्याज ही पे करते हैं। तो सवाल इसमें यह है कि भाई इतना पैसा आता कहां से इनके पास? ये प्रिंट करते हैं तो क्या होता है? जब ये प्रिंट करते हैं पैसा, इसका मतलब वो बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड्स हैं इसके आज के डेट में इंटरेस्ट है 4.4%, काफ़ी कम है। पर इमेजिन करो अगर ये 4.4 से 5-6 भी हो जाता है तो ये जो 1 ट्रिलियन इंटरेस्ट है ये कितना हो जाएगा। ये जो बॉन्ड मार्केट है ये बहुत ही क्रूशल है। अगर आप रे डालियो के कोई इंटरव्यूज भी देखोगे, आई तो रियली रिस्पेक्ट दिस मैन, इतना नॉलेज का भंडार है ये। कोई भी इनका इंटरव्यू रिसेंट पकड़ के देख लेना, वो हमेशा बॉन्ड मार्केट की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो इस फाइनेंशियल जुमले में ही है, इन बॉन्ड्स में ही है। स्थिति ये है कि ये बॉन्ड्स के थ्रू ही पैसे जनरेट करते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है पूरी दुनिया में? बॉन्ड्स हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट है, ये तो कभी डिफॉल्ट करेगी ही नहीं, इसलिए इनकी रेटिंग हाईएस्ट होती है, AAA। इंडिया की नहीं होती, जाके चेक कर लेना कितनी है। पर इमेजिन करो ऐसी स्थिति कि जो इनके कस्टमर्स हैं, जो बेसिकली बाकी कंट्रीज हैं, गवर्नमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज, वो कहते हैं हमें नहीं खरीदने हैं बॉन्ड्स, या फॉर सम रीजन डिमांड लो हो जाती है। एंड डिमांड लो हो रही है। अगर मान लीजिए डिमांड लो होती है तो क्या होगा? जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा।
एंड और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनको अपने इंटरेस्ट रेट्स रेज करने पड़ेंगे। इसीलिए वहाँ पे बहुत ही जिटरी सा माहौल रहता है, बहुत ही लोग नर्वस रहते हैं इस चीज़ के बारे में कि जब भी बॉन्ड ऑक्शन होता है तो लेट अस होप कि सबके सब खरीद लें। इसमें एक और इनका बहुत वीक स्पॉट है जो हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि चाइना जो है वो इनका बॉन्ड मार्केट क्रैश कर सकता है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल ही देख लीजिए, ये बताता है कि थ्योरेटिकली अगर चाइना चाहे तो उसके पास जितने भी यूएस बॉन्ड्स हैं वो डंप कर सकता है मार्केट में। डंप करने का मतलब एकदम जाके सेल ऑफ मार देगा वहां पे कि मुझे तो चाहिए ही नहीं बॉन्ड्स, जाके बेच दिए सारे। तो अगर जैसे स्टॉक मार्केट होता है उसमें अगर आप एकदम से जाके बेच दो तो क्या होता है, प्राइस नीचे आ जाती है। पर बॉन्ड्स के केस में क्या होता है, आपको और इन्वेस्टर्स लेके आने हैं तो आप कहोगे यार मैं 4 नहीं मैं 5% देने को तैयार हूं, पर ये मेरे बॉन्ड्स ले लो। इन दिस केस अगर मान लीजिए एकदम से इंटरेस्ट रेट स्काई रॉकेट हो जाता है, ये जाके ऑलमोस्ट पूरी यूएस इकोनॉमी तबाह कर सकते हैं अगर ये चाहें तो। एज अ रिजल्ट इनको भी नुकसान होगा बहुत, यूएस इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ सकती है एंड खास तौर पे जो यूएस डॉलर है वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो सकता है। चाइना, जापान और यूनाइटेड किंगडम के बाद 3rd नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ ओनिंग दीज बॉन्ड्स। ऐसा नहीं है कि आप फेस वैल्यू पे लो, जो मैं बात बता रहा हूँ एकदम फैक्ट्स के साथ उसको बैक करता हूँ। जो फॉर्मर व्हाइट हाउस इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो पता है क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो यूएस डेट का आउटलुक है वो इतना डायर है, मतलब इतना खराब है कि वो रिजेंबल करता है स्टूडेंट लोन क्राइसिस। मतलब वहां पे जो बच्चे हैं जो लोन लेते हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, उनको जॉब नहीं मिल पाती उतनी हाई पेइंग, तो वो अपने लोन पे डिफॉल्ट कर जाते हैं। और उससे कंपेयर कर रहे हैं, कौन कंपेयर कर रहा है, फॉर्मर व्हाइट हाउस इकोनॉमिक एडवाइजर। तो आप इमेजिन करो कि कितनी खराब हो सकती है स्थिति। इसीलिए तो डोज को लेके आए थे, इलॉन मस्क को लेके आए थे, थ्योरेटिकली जो बताया गया था पूरी दुनिया को कि ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट करेंगे। क्लियरली दैट डिडंट वर्क आउट वेल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार बहुत सारे डेट में है, वहां के जो लोग हैं मैक्स आउट करके जीते हैं। आप किसी से भी पूछ लेना जो अमेरिका में रहते हो, ज्यादातर लोगों का ना क्रेडिट कार्ड मैक्स्ड आउट ही रहता है। जहां पे जो अमीर लोग हैं उनको टैक्स ब्रेक्स मिलते रहते हैं, बेचारे जो गरीब लोग हैं ना वो बेयरली सर्वाइव कर रहे हैं उस देश में, बेयरली। एंड एक और चीज जो रे डालियो अपने बुक में बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो भी डिक्लाइनिंग एम्पायर होती है वहां पे डेट बढ़ता रहता है, वहां के लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ता रहता है। एंड जो भी राइजिंग एम्पायर होती है ना वहां पे लोग सेव करते हैं, क्योंकि उन्होंने टफ टाइम्स देखे हुए होते हैं, तो उन्हें पता है कि हमें सेव करके रखना है। एंड चाइना में एग्जैक्टली यही हो रहा है। चाइना के जो लोग हैं वो इतनी ज्यादा सेविंग कर रहे हैं। एक और आपको एग्जांपल बताते हैं कि अमेरिका में हालत कितनी ज्यादा खराब है एंड जो कैपिटलिज्म है वो पूरी तरह से टेक ओवर कर चुका है। वहां पे इतना बड़ा हाउसिंग क्राइसिस है कि जितने भी वहां पे बड़े बड़े फंड्स हैं जो बेसिकली अल्ट्रा रिच लोग कंट्रोल करते हैं, उनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि उन्होंने जाके रियल एस्टेट मार्केट में इतने सारे घर खरीद लिए हैं कि वहां पे एक नॉर्मल इंसान के लिए तो घर खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड वो अपनी पूरी वैल्यू निकालते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को रेंट में। मतलब लोगों को रेंट इतना ज्यादा पे करना पड़ता है कि हाउस ओनर बनना तो मुश्किल छोड़ो, वो तो रेंट भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे। ये इकोनॉमिक टाइम्स का ही आर्टिकल बता रहा है कि जो वहाँ पे बिलियनियर इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने खरीद लिए हैं वहाँ पे फैमिली होम्स, अपार्टमेंट्स, मोबाइल होम पार्क्स, ताकि वो रेंट ले सकें। मतलब वहाँ पे इतना ज्यादा पैसा इन अमीरों के पास। यहाँ पे जो कोटेड एग्जाम्पल है वो है ब्लैकस्टोन, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉर्पोरेट लैंडलॉर्ड ऐसे बताया जा रहा है यहाँ पे। तो अब आप इमेजिन करो कि आपके जो इंडिया में घर हैं सारे, वो कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ही ले लें, ठीक है, आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप घर अफोर्ड कर सको, विच आई रिपीट हमारे यहाँ काफी कुछ ऐसा हो रहा है। आप इमेजिन करो क्या स्थिति होगी। इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है वहां पे कि आपको सड़कों पे दिख जाती है। न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को, इनफैक्ट इनके ऊपर तो हमने कुछ पहले भी वीडियोस बनाए हैं, क्या बुरे हाल है वहां पे। अभी वहां पे टेक्सास फ्लड्स आए थे, ठीक है, फेमा करके वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है जो इमरजेंसी ऐसी टाइप की होती है, तो उसमें रिस्पॉन्स करना फेमा का काम है। फेमा के पास फंड्स नहीं है और आपको जाके दूसरे देशों में जेनोसाइड करना है। वहां पे करप्शन इस लेवल तक पहुंच चुका है। इजराइल को फंड करते रहेंगे, पर खुद के देश में जो इतनी होमलेसनेस है उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। हमारी मत मानो, ऐसे लर्नड इंसान प्रोफेसर जेफरी सैक्स, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं आज के डेट में, just listen to what he has to say. And he is proving to be the extension of the Biden administration, because the Biden administration was nothing more than the military-industrial complex. We're basically stuck with a militarized, undemocratic system. Presidents come and go, but the system remains. It does anything Israel wants. To an extent, it's actually run by Israel, which is shocking. Maybe it's blackmail, maybe it's some other reasons, but whatever it is, we have a permanent state. तो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या है? इसमें आते हैं आपके लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रुमन, जनरल डायनामिक्स एंड ये सारी कंपनीज जो हथियार बनाती हैं।
तो ये सरकार को फंड करती हैं कि भाई आप जाओ, इनफैक्ट कंट्रोल ही करती हैं सॉर्ट ऑफ सरकार को कि आप जाओ वॉर लड़ो, हमसे हथियार खरीदो। इसके बाद आता है बिग ऑयल, जैसे कि इराक में गए, इन्होंने इन्वेड किया, उसके बाद किसको मिली वहाँ की ऑयल फील्ड्स चलाने को? यहाँ की ऑयल कंपनीज को। तो ये सारी जो कंपनीज हैं इतना ज़्यादा पैसा कमाती हैं कि ये पूरे सिस्टम को ग्रीस्ड रखती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिग रीजंस कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतने वॉर्स करता है। और इसका कुछ एग्जाम्पल आप इन दो देशों से देख लो, यूक्रेन और इजराइल। ये फंड करते हैं वहाँ पे कि भाई आप वॉर्स लड़ो, ठीक है। जो सरकार है वो एड देती है यूक्रेन को कि हमने आपको एड दी कि आप जाके हथियार खरीदो, हमारी कंपनी से खरीदोगे। तो मान लीजिए जितना भी पैसा है यूक्रेन गया वो वापस आता है अमेरिका में। इजराइल में अगर थोड़ा और डीप घुसे तो वहाँ पे जितने भी सेटलर्स हैं इनको फाइनेंस करते हैं अमेरिका। तो अगर आप एक एग्जांपल ले लो इन सेटलर्स का कि कौन फाइनेंस करता है इनको, तो इनके दामाद साहब ही हैं, उन फंड्स में बैठे हुए हैं जो जाके फंड करते हैं इन सेटलर्स को जो पैलेस्टीनियंस की जमीन हथियाते हैं। अब करप्शन तो यहाँ पे इतनी ज्यादा हद पार हो गई है कि जो वहाँ पे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, वो कहते हैं कि भाई हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे जेनोसाइड, तो आके प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हीं को उठा लेते हैं। यूनिवर्सिटीज की फंडिंग रुकवा दी ट्रम्प साहब ने कि भाई अगर तुम इस टाइप की प्रोटेस्ट होने दोगे अपने कैंपस में तो तुमको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी जो हॉलमार्क थी इनोवेशन की कि यहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और सबसे बेस्ट रिसर्च होती है, यहाँ पे किस टाइप की पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए उसकी डिस्कशन होती है इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में। जो बेस्ट माइंड्स है वो कहाँ आएंगे, इस टाइप की जगह क्यों आएंगे? सैन फ्रांसिस्को का एग्जांपल ले लो, बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ कंपनीज यहाँ पे बसती हैं। वहाँ की हालत देखो, हालत। मैं किसी को जानता हूँ पर्सनली जो वहाँ पे गया, उसके बाद तौबा तौबा करके वो वापस आए कि भाई वहाँ पे तो जाना ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है, गन क्राइम हो सकता है। न्यूयॉर्क की बात ले लो तो वहाँ पे चीज़ें इतनी अनअफोर्डेबल हैं। एंड इसी कैंपेन पे तो वो इलेक्ट हुए हैं जोरान ममदानी। उन्होंने कहा कि भाई चीज़ें इतनी ज़्यादा अनअफोर्डेबल है न्यूयॉर्क में तो मैं रेंट फ्रीज कर दूंगा। रेंट फ्रीज करोगे तो आप किसके अगेंस्ट जा रहे हो? जो बिलियनियर क्लास है उसके अगेंस्ट जा रहे हो। ये तो बहुत ही हिट थी ये बात देखने वाली। एंड ये ओवरऑल पूरे अमेरिका में, पूरे पॉलिटिक्स में बहुत कॉमन प्लेस है ये चीज़ कि वहाँ पे इलेक्शन किसका हो रहा है? न्यूयॉर्क मेयर का। और लोगों से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जाओगे सबसे पहले इलेक्ट होने के बाद? मैं इजराइल जाऊंगा। The first foreign visit by a mayor of New York is always considered significant. Where would you go first? Left to right, Ms. Adams. First visit, I would visit the Holy Land. Mr. Cuomo? Given the hostility and the anti-Semitism that has been shown in New York, I would go to Israel. Mr. Tilson, where would you go? Yeah, I'd make my 4th trip to Israel, followed by my 5th trip to Ukraine, two of our greatest allies fighting on the front lines of the global war on terror. Mr. Mamdani? I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. Mr. Mamdani, can I just jump in? Would you visit Israel as mayor? I will be doing, as the mayor, I'll be standing up for Jewish New Yorkers and I'll be meeting them wherever they are across the 5 boroughs, whether that's in their synagogues and temples or at their homes or at the subway platform, because ultimately we need to focus on delivering on their concerns. And just yes or no, do you believe in a Jewish state of Israel? I believe Israel has the right to exist. Not as a Jewish state? Notice. As a state with equal rights. He won't, Not he won't as a say it Jewish has a state. right to exist as a Jewish state. Be very And clear. his on answer was no, he won't visit Israel. I said that very That's what he clearly. was Unlike trying you- to say. No, unlike No, you, I you answer, never- unlike you you, I never answer said questions no. very Okay. directly. कोई भी वहाँ पे जो एक्चुअल लोग हैं उनके बेनिफिट की तो बात कोई करता नहीं है। वहाँ पे जो पैसा है ना, जो करप्शन है, इस लेवल तक पहुंच गया। तो इन शॉर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रे डालियो बताते हैं अपने वीडियो में, आई होप हमने आपको अच्छे से बता दिया। आप जाके कोई भी अमेरिकन मीडिया पकड़ लो या कोई भी आर्टिकल्स पढ़ लो, आपको ये और क्लियर हो जाएगी कि वहाँ पे अमीर ही चलाते हैं देश। तो अमीर लोग अपने आप को फायदा पहुंचाते हैं, बाकी जनता जाए भाड़ में। अमेरिका हमेशा से ऐसा नहीं था। वहाँ पे प्रॉस्पर करता था देश, वहाँ पे अच्छी उन्नति करी उन लोगों ने, इसीलिए तो लोग वहां पे जाके बसना चाहते थे। एंड यही तो था ग्रेट अमेरिकन ड्रीम कि अगर आप अमेरिका में आके रहेंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे और कहां से कहां तक पहुंच भी सकते हैं। अब क्या बोलें, आज के डेट में तो वहां पे स्थिति ये है कि वहां पे किसी भी गवर्नमेंट से ज्यादा फंडिंग तो ये जो आइस है, जो इमिग्रेशन जो लोगों को बाहर फेंक रही है, इनफैक्ट इलीगली काम कर रही है, पूरा एकदम आर्मी टाइप गैर है उनके पास, सबसे ज्यादा फंडिंग तो उन्हीं को मिल रही है। चलिए, ये तो एक एस्पेक्ट कवर हुआ इंटरनल अनरेस्ट का कि लोग नाखुश हैं, अपने पूरे देश से ही नाखुश हैं, अपनी गवर्नमेंट से नाखुश हैं। पर यूएस डॉलर का क्या, जब तक वो रिजर्व करेंसी बनी रहेगी तो ये एम्पायर कैसे डिक्लाइन करेगी? गोल्ड यूरो के बाद अब सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व एसेट हो गया है। इसका मतलब लोग करेंसीज वगैरह में नहीं जा रहे। जितनी भी सरकारें हैं वो करेंसीज नहीं चाहिए उनको रिजर्व होल्ड करने के लिए, उनको चाहिए गोल्ड। इसीलिए गोल्ड का प्राइस इतना स्काई रॉकेट हो गया। इसके अलावा यूएस डॉलर का एक और बहुत बड़ा कंपेटिटर है, वो है डिजिटल वन। ये चाइनीज करेंसी है।
इनफैक्ट इसमें तो यूएस डॉलर बहुत ही पीछे रह गया, अमेरिकन बहुत ही पीछे रह गए इन दिस रिगार्ड। 2015 में चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, सिप्स कह सकते हैं इसको, चाइना इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। एंड ये किसको compete करता था? स्विफ्ट को। तो बेसिकली स्विफ्ट क्या है, अगर आपको एक देश से दूसरे देश पैसा भेजना है तो आप ये स्विफ्ट सिस्टम यूज करते हो। इनफैक्ट इस पे तो मैंने बहुत काम भी किया हुआ है, तो आई एम वेल अवेयर ऑफ दिस। एंड जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ तब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से ही बाहर कर दिया। इसका मतलब रशिया यूएस डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर पा रहा था। आप इमेजिन करो अगर एक देश की एबिलिटी काट दे, यूएस डॉलर में आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हो, कितना नुकसान है। एंड स्पेशली रशिया जैसे देश को जिसका मेन इनकम किससे आता है, ऑयल से आता है। एंड ऐसे ही तो अमेरिका ने ईरान की इतनी हालत खराब की हुई है सैंक्शंस लगा के। पर आप चाइना देखो कितने आगे की सोच रहा है। जब से उन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है तो आप देखो कितना फर्क है दोनों में। स्विफ्ट में लग जाते हैं 3 से 5 दिन क्लियर होने को और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पर ये जो डिजिटल आरएमबी है ये ब्लॉकचेन से चलता है, 7 सेकंड में हो जाती है ट्रांजैक्शन और जो फी है वो 98% कम है। अभी रिसेंटली रियल टाइम सेटलमेंट भी हुआ था बिटवीन हांगकांग एंड अबू धाबी। तो क्या हो रहा है इससे जो डोमिनेंस है यूएस डॉलर का वो घटते जा रहा है। एंड जो डिजिटल आरएमबी है उससे एक बहुत ही बढ़िया सस्ता ऑल्टरनेटिव मिल रहा है पूरी दुनिया को। एंड लोग तो जान ही गए हैं, रशिया जान गया है, ब्रिक्स कंट्रीज जान गई हैं, सब देश जान गए हैं कि ये अमेरिका का तो यही चलेगा, नेवर एंडिंग वॉर्स, कब किस पे बम फोड़ दे पता नहीं। और साथ ही साथ वेनेजुएला जैसे कंट्रीज को देख लो और कितनी सारी कंट्रीज हैं जिनको उन्होंने सैंक्शन कर करके मार दिया। सीरिया इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। तो देश समझ गए हैं कि भाई हम डॉलर पे डिपेंडेंट हो नहीं सकते, तो अगर कोई ऑल्टरनेटिव मिलेगी तो लोग उसकी तरफ जाएंगे। एंड एग्जैक्टली यही हो रहा है। 6 एशियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग मलेशिया एंड सिंगापुर जिन्होंने इनकॉर्पोरेट कर ली है आरएमबी एंड इसको रेगुलरली यूज कर रहे हैं। थाईलैंड ने भी अपना डिजिटल करेंसी यूज करके अपना पहला ऑयल ट्रेड भी सेटल कर लिया है। तो दुनिया पहुंच गई है उधर जहां डिजिटल करेंसी और भी ज्यादा यूज होने लगेगी। एंड इंडिया का भी तो सीबीडीसी है ही है ना, डिजिटल रुपी। देखो चाइना है वर्ल्ड्स फैक्ट्री, सबसे सस्ता माल वही बनाते हैं। अगर आपको अपने देश में इन्फ्लेशन लो रखनी है तो चाइना से माल तो खरीदना ही पड़ेगा। इंडिया कितना डिपेंडेंट है चाइना पे, हमने उसके बारे में तो एक पूरा वीडियो बनाया है, जरूर चेकआउट करना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इन्होंने कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी बना ली है, जिसके थ्रू बहुत ही चीपली बनाते तो हैं ही हैं, बहुत ही चीप तरीके से एट अ वेरी लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट भी कर पाएंगे अपने गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके अलावा चाइना ने बहुत सारे देशों को अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम से भी जोड़ लिया है, वो भी एक्चुअली फास्ट है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इतने लो है। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि चाइना ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है कि उससे एक्चुअली एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है बाय 400%। तो ये जो तालमेल है ऑफ एक्चुअल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल पेमेंट्स, ये चाइना को बना सकता है द नेक्स्ट सुपर पावर, दी ग्रेट सुपर पावर। ये आर्टिकल्स के लिंक आपको मिल जाएंगे गूगल डॉक में जो हम हमेशा देते हैं। आप ये देखना जो वहाँ पे यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी कितने सारे अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं मिडिल ईस्ट के साथ वो डिजिटल आरएमबी में ही कर रहे हैं। जो टोटल वॉल्यूम है जो डिजिटल आरएमबी में करी जा रही हैं ट्रांजैक्शंस, ये ऑलरेडी 1.2 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। और जहाँ तक यूएस एंड यूरोप का सवाल है, ये तो बहुत ही पीछे हैं भाई, इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। वो इतना सोच ही नहीं पा रहे उतने आगे जितना चाइना सोच चुका है। और एक और चीज़ जहाँ पे सैंक्शंस की बात है, तो अमेरिका को लगता है हम सैंक्शन कर देंगे देश कोलैप्स हो जाएगा, पर ऐसा है ही नहीं। रशिया का एग्जाम्पल ले लो, रशिया में ट्रेड फेयर होता है, यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ के पूरी दुनिया वहां पहुंची होती है। एंड रशिया की इकोनॉमी इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेल। लोग तो सोच रहे थे रशिया कोलैप्स कर जाएगा। वो देश जिनकी हालत खराब है ना, वो यूरोपियन देश हैं एक्चुअली। चलिए ये तो हमने बेसिक्स कवर कर लिए, पर क्या ट्रिगर पॉइंट रहेगा जिससे एम्पायर कोलैप्स करेगी या एक्सेलरेट हो जाएगा? क्रैक्स तो इतने सारे हैं ही हैं। ये जो नेवर एंडिंग वॉर्स है ना, ये वॉर मशीन के, यही इसको ले डूबेंगे। क्योंकि वॉर्स लड़ने के लिए आपको इतने ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो ये और प्रिंट करेंगे करेंसी। क्या सहन कर पाएंगे वो लोग? वी डोंट नो। एंड वॉर्स लड़ने के लिए आपके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो तो देखी गया कि अमेरिका के पास है ही नहीं। जब इजराइल ईरान का वॉर चल रहा था, वो जो 12 डे वॉर है, उसी समय पता चल गया था कि भाई इजराइल इज रनिंग आउट ऑफ मिसाइल्स। बीच में यूक्रेन में इन्होंने बोल दिया था कि भाई हम मिसाइल्स नहीं भेजेंगे। फिर जो भी प्रेशर आया होगा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, ट्रम्प साहब ने कहा ठीक है भाई हम भेज देते हैं। आप ये भी गूगल करके देख लेना, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जो एक मिसाइल यूएस की है कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ ईरानियन मिसाइल, कितना जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। इनफैक्ट आपको और भी बहुत जगह क्रैक्स दिखते हैं इस वॉर मशीन के अंदर। क्रैक्स आप यही देख लो, फॉर एग्जांपल जब येमेन के ऊपर अटैक कर रहे थे ये, तब इनका इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, पैसों का नुकसान, कि अमेरिका को लगा कि भाई अब नहीं कर पाएंगे हम। और आज के डेट में भी जब वहाँ से येमेनीज, हूतीज, अंसार अल्लाह जब अटैक कर रहा है शिप्स को, अमेरिका एकदम शांत है,
क्योंकि वो उस मामले में चुप्पी मान चुका है कि भाई हम इन लोग को चुप नहीं करा सकते, हमारे पैसे ही खर्च होते जा रहे हैं। और इस टॉपिक पे तो हमने पूरा वीडियो बनाया है, जरूर चेकआउट करना। एंड ये तो हमारा मानना ही है, एंड हमने काफी प्रूफ के साथ आपको बताया, एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि द रीजन सीज फायर हुआ बिटवीन इजराइल ईरान, नंबर 1 इजराइल की हालत बहुत पतली थी, नंबर 2 अमेरिका के पास मिसाइल्स ही खत्म हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो सीज फायर करो, आगे देखेंगे क्या करना है, पर अभी तो सीज फायर करना जरूरी है। आप ये देखो अमेरिका में चीजें कितनी एक्सट्रावेगेंट है, कितनी सर पार, मतलब क्या बोलो आप। ये जो इनका B2 बॉम्बर है, इसकी कॉस्ट पता है क्या है? 2.1 बिलियन, 2.1 बिलियन डॉलर्स। और ये जो अटैक किया था उन्होंने जाके न्यूक्लियर साइट्स को ईरान की, उसमें कम से कम 100 मिलियन खर्चे हुए थे, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। एंड एट द सेम टाइम देख लो कि खुद के देश में क्या हाल है। जो आप वॉर्स लड़ रहे हो वो भी हार रहे हो, यूक्रेन में तो हार ही रहे हो ना। इजराइल ईरान में भी आप ही को सीज फायर करना पड़ा, आपको येमेन से निकलना पड़ा, अफगानिस्तान से निकलना पड़ा, इराक से भी यू वर फोर्स्ड आउट। तो भाई क्या हो रहा है? आपके जो एलाइज हैं वो आपको आइसोलेट कर रहे हैं क्योंकि आपकी पॉलिसीज ही ऐसी हैं। कितने एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो ट्रम्प टैरिफ लेके आया है इससे एक्सेलरेट ही होगी कोलैप्स। ठीक है, आपके एलाइज आपके साथ ही नहीं रहेंगे क्योंकि आप तो एक तो उनके ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हो, ऊपर से आपकी बातचीत देखो, आपको ग्रीनलैंड लेना है, डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेना है, आपको मेक्सिको चाहिए। ऑन द अदर हैंड चाइना इज द राइजिंग एम्पायर, वो सबको साथ लेके चलने के उसमें है, वो तो इन्वेस्ट कर रहा है दूसरे देशों में जाके। एंड चाइना इतनी सुपीरियर पोजीशन पे है, इंडिया के अगेंस्ट तो है ही, हमने बताया। उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स जो थे वो यूएसए को देने बंद कर दिए, उससे यूएस अपने वेपन्स ही नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता, जो F-35 है वो नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता। दुनिया भर में सबसे सस्ता माल चाइना बनाता है। दुनिया भर में सिर्फ सरकार ही डिपेंडेंट नहीं है चाइना पे, अपना इन्फ्लेशन जो है, महंगाई को कम करने के लिए कॉर्पोरेट्स भी डिपेंडेंट है क्योंकि चाइना से सबसे सस्ता बन के आता है। तो ये ट्रिगर पॉइंट क्या है? ट्रिगर पॉइंट हमेशा होता है एक वॉर, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। ब्रिटिश एम्पायर की बात करो, कैसे गिरी थी? वर्ल्ड वॉर 2 था कारण, उसके बाद ही तो ब्रिटिश यहाँ से चले गए, एंड उनको अफोर्डेबल ही नहीं लग रहा था यहाँ पे रहना, एकदम बुरी हालत में थे वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। यहाँ पे क्या हो सकता है? देखिए, एक तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो ही सकता है। अगर आप कोई भी यूएस मीडिया की एक्चुअल न्यूज़ पढ़ो, नॉट वहाँ की गोदी मीडिया नहीं, कितने रोज के रोज प्रोटेस्ट होते हैं, रोज के रोज। अगर यूएसए जाके अटैक कर देता है ईरान को, रशिया चाइना जैसे कि वो बता रहे हैं, रिपोर्ट किया जा रहा है, फुल फ्लेजेड ईरान को सपोर्ट करते हैं, एंड ईरान भी अपना लेसन सीख ले, अपने एयर डिफेंस वगैरह एकदम दुरुस्त कर दे, तो ये वॉर इतना महंगा हो जाएगा अमेरिका के लिए, इतना महंगा हो जाएगा कि उसकी एम्पायर कोलैप्स कर सकती है। एम्पायर कैसे कोलैप्स करेगी? सबसे पहले तो इजराइल गिरेगा, क्योंकि इजराइल पार्ट है यूएस एम्पायर का। अगर यूएसए अपना हाथ जो रखा हुआ है ना इजराइल के ऊपर, अपना हटा दे तो इजराइल खत्म है। एंड ईरान ने दिखाई दिया है कि वो इजराइल को तोड़ सकता है, बिल्कुल तोड़ सकता है। तो अगर इजराइल गिरता है, और वैसे यूएस एंड यूरोप के बीच में भी आपस में बहुत टेंशन है ही है, तो ये जितना भी मेंटेन करके रखती है एम्पायर अपना कंट्रोल ओवर वेस्टर्न एशिया या मिडिल ईस्ट, तो वो नहीं कर पाएंगे। दैट वुड मीन द फॉल ऑफ द एम्पायर। तो उसके बाद अमेरिका को लगेगा कि भाई हम मेंटेन ही नहीं कर सकते हैं उनके। आप डिफेंस एक्सपेंडिचर जाके देख लेना, पूरे नेटो में जितना यूएस खर्चता है ना पूरे नेटो को मेंटेन करने के लिए, आप उसके बाद की पूरी कंट्रीज जोड़ लो, उतना वो नहीं करते। तो अगर ये वॉर ऑफ एट्रिशन हो जाता है, इसका मतलब यूएस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इजराइल गिरता है, इसका मतलब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। क्या हो सकता है नया वर्ल्ड ऑर्डर? ब्रिक्स हो सकता है, रशिया चाइना हो सकता है। इस सब में इंडिया कहाँ फिट इन करता है? भाई हमको तो ब्रिक्स की तरफ ज़्यादा देखना पड़ेगा, अमेरिका से डिप्लोमेसी मेंटेन करते हुए। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, और ऊपर से एक डिक्लाइनिंग पावर है। अमेरिका ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए क्या किया था? एक इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर बनाया था, जिसके अंडर आते थे आपके यूनाइटेड नेशंस, जिसमें अमेरिका को है वीटो पावर। कुछ भी कर ले इजराइल, सीज फायर तक के लिए वोट नहीं करते ये, सीज फायर तक के लिए। इन्होंने उसी के अंदर बनाया आईसीसी। इसके अलावा इन्होंने बनाया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिससे जाके एक्चुअली बाकी देशों को लोन देते हैं और उनको ट्रैप कर लेते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, इसी को खत्म कर रहे हैं अपनी हरकतों से। देखिए आगे क्या होगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता, पर ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, हम एक बहुत ही बड़ा पावर शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं पूरी दुनिया में। एंड ये पावर शिफ्ट तो होके ही रहेगा, इट इज़ अ लॉ ऑफ फिजिक्स। सवाल तो ये है कि जब भी ये वॉर होगी जिसमें ये पावर शिफ्ट होगा, तो क्या दुनिया सर्वाइव कर पाएगी?